नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स हमारी चल रही है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है। और इसके अंतर्गत हम जो है एमपीपीएससी का मेंस के अंतर्गत पेपर 2 के जो पार्ट बी है उसमें हम एक देख रहे हैं पहली इकाई। और पहली इकाई के अंतर्गत आपने देखा है हमने कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लिया, उद्योग से रिलेटेड हो गई है। और अब देखेंगे हम सेवा क्षेत्र से रिलेटेड। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें है वो देखेंगे पहले, उसके बाद हम जो है उससे संबंधित जो कुछ मुद्दे और उनकी कुछ पहले हम देखेंगे जो कि गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर देखें तो उनके अंतर्गत देखेंगे कि इसको अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पहल देखने को मिलती है। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने देखा होगा, कंप्लीट वहाँ पे देखने को मिलती है। एक कंप्लीट लेक्चर भी मैंने उसका डाल दिया था। कृषि से अगर बात करें तो कृषि का भी आपको कंप्लीट लेक्चर देखने को मिलेगा, उद्योग का भी कंप्लीट लेक्चर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अब आगे देखेंगे हम सेवा क्षेत्र से रिलेटेड भी कंप्लीट एक लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 लेक्चर में हालांकि ये मिल जाएगा, परंतु आगे हम इसको जोड़कर एक ही कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी क्या जो भारत में है, भारत में सेवा क्षेत्र के संबंध में मुद्दे और उसके संबंध में कुछ पहल। तो आपको पता होगा सेवा क्षेत्र की अगर बात करूं मैं तो अर्थव्यवस्था के हमने क्षेत्रक पढ़े थे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात किए थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 चीज़ें देखे थे। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा होता है टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ होता क्या है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिला था कृषि से रिलेटेड, कृषि और कृषि से रिलेटेड सारी जो गतिविधियाँ होती है वो किसके अंतर्गत शामिल की जाती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। जैसे मत्स्य की है, ठीक है, इसके अलावा हम देखें फॉरेस्ट से रिलेटेड है, कृषि है, और इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ आ जाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है। दूसरी हमने बात करें द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र मतलब कृषि से जो भी मटेरियल यहाँ पे आता है उसको कच्चे माल के रूप में कहाँ उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, और उसको प्रोड्यूस करके एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ सपोर्टिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्टिंग मतलब जैसे उद्योग से कोई मटेरियल बना है तो उसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। सप्लाई करना कहीं, ठीक है, मार्केटिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, यानी संचार है, परिवहन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग चीज़ों के रूप में जो सेवाएं प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ चित्र के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर हम बात करें तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा सेवा क्षेत्र कहाँ पे आता है। अब हम बात कर लेते हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ चीज़ें। जैसे सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसे सर्विस सेक्टर बोला जाता है। और सेवा क्षेत्र जो होता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जिसके अंतर्गत हमको दूरसंचार देखने को मिलता है। दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन की बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। नहीं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब आज की डेट में आप देख सकते हैं बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोई भी काम आसानी से नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप पहले देखें तो रजिस्टर में या कॉपी में मेंटेन किया जाता था सारे रिकॉर्ड को, पर आज की डेट में आपको सारे जो डेटा है या जो भी डेटाबेस होता है वो कहाँ पर मेंटेन किया जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसके अलावा आप देखें ट्रांसपोर्ट के माध्यम अगर देखें, देखिए परिवहन भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। होटल है, रेस्टोरेंट है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। जहाजरानी यानी शिपिंग जो है वो भी कहाँ पे आता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। नागर विमानन यानी कि सिविल एविएशन है, ये सारे जो है ये सभी क्षेत्र जो है इससे लेकर साधारण जो घरेलू सेवा प्रदाता है वो उस तक भी सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? हमको देखने को मिलता है यहाँ पे पर्यटन देखने को मिलता है, आवास देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भू संपदा, आधारभूत संरचना देखने को मिलती है। साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा भी देखने को मिलता है, यानी जो हेल्थ और एजुकेशन है, ये सभी संबंधित सामाजिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत सारी क्रियाकलाप शामिल होती है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी यहाँ पे कहा जाता है, जैसे कि हमने देखा है। और बात करें WTO की, WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की यहाँ बात करें। और साथ में हम देखें RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, हमारे देश का जो प्रधान बैंक है। इन सभी में अगर देखें तो इन सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा निर्माण क्षेत्र को भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है वो भी किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए भारत के जो GBA है, ठीक है, इसमें सेवा क्षेत्र का जो प्रदर्शन है उसका आधार वर्ष हमको देखने को मिलता है 2011-12। तो यहाँ देखिए क्षेत्र आपको दिया है यहाँ पे GBA में शेयर जो दिया है 2018-19 के अनुसार। इसके अलावा GBA में जो वृद्धि है वो देखी गई यहाँ पे देखिए अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलता है 16-17, 17-18, 18-19, ये 3 हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। यहाँ देखिए अभी हमको 18 और 19 के अनुसार देखना है, तो अंतिम अनुमान यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कुल सेवा यानी निर्माण को छोड़कर अगर देखें तो यहाँ प्रतिशत में दिया है 54.3% यहाँ पे दिया है। उसके बाद अगर व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं की बात करें तो 18.3% यहाँ पे दिया है। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं की बात करें तो यहाँ पे 21.3% यहाँ पे दिया है। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं की बात करें तो 14.7%। अब वृद्धि आप देख लीजिए, तो तीनों को कैलकुलेट करके यानी 16, 17, 17, 18 और 18, 19 यहाँ पे आप तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किस किस प्रकार से वृद्धि और कमी हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप स्क्रीन शॉट लेकर जो है इसको एक दो बार देख लेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिलती है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, इसमें सेवाओं का हिस्सा क्या है। तो देखिए जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र यानी कि हम देखें तो सेकेंडरी सेक्टर जिसे बोलते हैं, इनका भी हमने जीडीपी में योगदान देखे थे। तो सबसे अधिक योगदान हालांकि आज की डेट में हमको सर्विस सेक्टर का ही देखने को मिलता है, क्योंकि भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में प्राथमिक क्षेत्र हुआ था, प्राथमिक क्षेत्र से अपग्रेड होकर उसको जाना कहाँ था, सेकेंडरी सेक्टर में। पर हुआ नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीधे सीधे छलांग लगाकर वहाँ पर सर्विस सेक्टर में छलांग लगा दी गई। तो जो बीच का जो क्षेत्र है यानी कि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे क्या हो गया है, डगमगा गया, यानी कि आज भी हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कमजोर साबित हो रहा है। और सर्विस सेक्टर सीधे सीधे यहाँ पे, अब आपको पता होगा सर्विस सेक्टर में टेक्निकल यानी कि एक स्किल की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को जॉब चाहिए तो यहाँ पे स्किल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो यहाँ पे जॉब करना पॉसिबल नहीं होता है। पर प्राथमिक क्षेत्र जो होता है सबसे लो लेवल का होता है, वहाँ पे कोई मतलब काम करना नहीं चाहता, वहाँ से सीधे पलायन करके कहाँ जा रहा है, सर्विस सेक्टर में। अब इसके अलावा रोजगार की बात करें तो रोजगार हमको ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र में। अगर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ तो रोजगार की वृद्धि होगी और गरीबी, निर्धनता और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समस्याओं का जो है सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। पर भारत में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा क्या है। देखिए यहाँ 2018-19 की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और 2018-19 में भारत के सकल मूल्य वर्धन समृद्धि यानी कि जीवीए ग्रोथ जिसे बोलते हैं, इसमें 54% भागीदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है। फिर यहाँ देखें 2004-5 से 2014-15 की बात करें, इस अवधि में हमको क्या देखने को मिला, लगभग 10 वर्ष में, ठीक है। तो इस अवधि में सेवा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर जो है 10.3% रही, जो कि इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर जो है 8.5% से अधिक थी। फिर 17-18 में सेवा क्षेत्र जो है उसकी वृद्धि 8.1 और 2018-19 की बात करें तो यहाँ पे कम होकर 7.5 रह गए, जो कि हमने ऊपर टेबल में देखा है। साथ में भारत के जो कुल रोजगार है उसमें लगभग 1/4 भाग सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मतलब मान लीजिए 100% अगर रोजगार मिल रहा है तो 25% ओनली सेवा क्षेत्र के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्किल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसी व्यक्ति के पास स्किल है तो वो यहाँ पे रोजगार पा सकता है और नहीं तो नहीं। पर जबकि बात करें औद्योगिक क्षेत्र की तो औद्योगिक क्षेत्र में हम देख सकते हैं वहाँ पे निचले लेवल से लेकर बड़े लेवल तक यहाँ पर रोजगार प्रदान किए जाते हैं। तो भारत में उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना जो है काफ़ी ज़रूरी हो गया है, तभी यहाँ पे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो पाएगी। और आज की डेट में आपको पता होगा हमारी अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था -23% नीचे चल रही है। तो इसका कारण भी ये हो सकता है। तो हमको सारे क्षेत्रों में यहाँ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में भी ध्यान देना पड़ेगा और सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा भी 2 क्षेत्र और होते हैं, चतुर्थ और पंचम नंबर का भी होता है, तो वो हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक वाणिज्यिक सेवा के निर्यात आयात में भारत का स्थान क्या क्या है। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, जैसे WTO की बात करें यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन के कुछ आंकड़े हैं, उनके अनुसार भारत के वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात और आयात में विश्व के शीर्ष जो 10 देश है उसमें इसको शामिल कर लिया गया है, यानी कि टॉप 10 कंट्री में अगर देखें तो यहाँ पे शामिल है हमारा भारत। और यहाँ देखें आपको देखने को मिलेगा, देखिए कहाँ पे है, 8वें नंबर पर है हमारा भारत। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए निर्यात की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे 8वें नंबर पर दिख रही है। निर्यात की हिस्सेदारी यहाँ देखें 3.5 है और आयात की हिस्सेदारी 10 है, ठीक है। और आयात की जो हिस्सेदारी प्रतिशत में देखें तो 3% है। यहाँ देखें, देखिए वर्ष 2017 की बात करते हैं। वर्ष 2017 में भारत का निर्यात में जो है 8वां और आयात में 10वां स्थान था, जो कि हमने भी टेबल में देखे। और 2016 में इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले दशक से जो है निरंतर बढ़कर यहाँ पे 2017 में क्या हो गई है, 3.5 पर पहुंच गई है। भारत के कुल सेवा निर्यात में कंप्यूटर व जो ICT है
ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखें तो व्यापार सेवाओं तथा यात्रा सेवाओं का जो योगदान है 75% यहाँ निर्यात में योगदान है, जबकि कुल सेवा आयात में व्यापार सेवाओं, परिवहन एवं यात्रा सेवाओं का लगभग यहाँ पर 70% योगदान देखने को मिलता है। तो ये तो हमने देखें वैश्विक वाणिज्यिक सेवा के निर्यात आयात में भारत का स्थान क्या था। इसके अलावा देखिए ये जो टेबल है आपको देखने को मिला, टॉप लेवल पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। देखिए रैंकिंग 1 में दिख रहा है, जिसकी हिस्सेदारी भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी निर्यात की हिस्सेदारी 14.4% और आयात की हिस्सेदारी 10.2% देखने को मिलती है। आगे देखते हैं हम भारत में जो सेवा है, सेवा के नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग होता है। और यहाँ पे भारत के अंतर्गत देखें तो हमको एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं एनएसएसओ की रिपोर्ट। एनएसएसओ का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में एनएसएसओ बोला जाता है, और हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसकी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो नियोजित प्रत्येक व्यक्ति है, मतलब प्रत्येक 1000 व्यक्ति, जैसे 1000 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में देख लेते हैं हम, ठीक है, गांव वाले एरिया में, तो वहाँ 240 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति में से 240 व्यक्ति जो है सेवा क्षेत्र में नियोजित है। ठीक है, किसके अंतर्गत, सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं 240 व्यक्ति प्रत्येक 1000 में से। इसके अलावा बात करते हैं शहरी, तो शहरी में आपको इसकी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे 1000 व्यक्ति की बात करें, 1000 में से आपको 683 व्यक्ति यहाँ पर रोजगार प्राप्त यानी कि नियोजित सेवा क्षेत्र में नियोजित देखने को मिलते हैं। सभी जो नगर है, नगरों में सेवा क्षेत्र में नियोजित कामगारों का जो अनुपात है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र में नियोजित कामगारों से अधिक माना जाता है। यानी कि जितना कि प्राथमिक क्षेत्र में और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, दोनों के जो अनुपात है उससे अधिक अनुपात कहाँ देखने को मिलता है, सेवा क्षेत्र में। यानी कि सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जा रहा है वर्तमान में। और नगरीय भारत में 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले जो पुरुष जो कामगार है या जो कर्मचारी है रोजगार प्राप्त करने वाले, उनमें लगभग 59% यहाँ पे देखने को मिलता है पुरुष। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का लगभग प्रतिशत यहाँ कितने देखने को मिलता है, 53% देखने को मिलता है। और प्रथम श्रेणी के सभी महानगर की अगर बात करें तो यहाँ पे 64% पुरुष और 67% महिला कामगार यहाँ पे सेवा क्षेत्र में नियोजित है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र में जो रोजगार है यानी कि एम्प्लॉयमेंट इन जो है सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमको भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 34% लोग यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जबकि सेवा क्षेत्र का जो जीबीए में योगदान है, ठीक है, जीबीए में जो योगदान है वो 54% यानी 54% देखने को मिलता है। और भारत का सेवा क्षेत्र समानुपाती रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। विश्व श्रम संगठन, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं शॉर्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे आईएलओ इसको बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जो मतलब लेबर से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसको मेंटेन करने का काम करती है। और इसी के अनुसार देखें तो विश्व के शीर्ष 15 देशों में भारत व चीन को छोड़कर अधिकांश देश में कुल रोजगार का 2/3, ठीक है, 2/3 हम देखें तो 2/3 यहाँ भाग सेवा क्षेत्र प्रदान कर रहा है रोजगार। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे डाटा आपके सामने दिया है। देखिए देश में क्षेत्रवार रोजगार की प्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत समग्र संख्या जो कि मिलियन में आपको देखने को मिल रही है। तो अलग अलग सन की यहाँ डेट दिख रही है। जैसे क्षेत्रक में देख लेते हैं कृषि, उद्योग और सेवा। सेवा के अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं आपको देखने को मिलती है, जैसे व्यापार, होटल है, रेस्टोरेंट है, परिवहन है, भंडारण, संप्रेषण है, वित्तीय बीमा, भूसंपदा, व्यवसाय सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं देखने को मिलती है। तो कृषि की अगर बात करें यहाँ पे तो 1993 और 94 में हमको देखिए मिलियन में देखने को मिल रहा है 204.3, जो कि प्रतिशत में यहाँ 61.1% यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो है रोजगार की प्रवृत्ति यहाँ पे देखने को मिल रही है कृषि क्षेत्र में 204 मिलियन लगभग। कौन से सन में ये 1993-94 में। वहीं 2009 की बात करें 2009-10 तो यहाँ 220 हो गई है। देखिए संख्या बढ़कर हो गई है, परंतु जनसंख्या के हिसाब से ये प्रतिशत कम होता जा रहा है, क्योंकि जब बात करें 1993 की यहाँ जनसंख्या कम थी, परंतु यहाँ पे जो रोजगार था वो ज़्यादा था। अब रोजगार ज़्यादा हो गया, उसके बाद भी प्रतिशत कम है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और जनसंख्या के हिसाब से प्रतिशत कम आ रहा है। अब 2011 की बात कर लेते हैं, 11-12 की, तो यहाँ 204 था और प्रतिशत और फिर घटकर सामने आ गया। उद्योग की बात करें तो उद्योग में देखिए 53.5% यहाँ जो है मतलब मिलियन में है ये 53.5 मिलियन, जो कि 16% यहाँ पर रोजगार देखने को मिलता है। फिर यहाँ 2009 में 93.1 मिलियन यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ परसेंटेज देखिए आप 21.8% है। और उसके बाद 2011-12 की बात करें तो 106.1 मिलियन यहाँ देखने को मिलता है और 24.4 यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिलता है।
सेवा क्षेत्र में आपको इसकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, परंतु यहाँ देखिए यहाँ तो कम थी, ठीक है। मतलब कहाँ पे 1993-94 में, क्योंकि यहाँ सेवा क्षेत्र उतना अधिक विकसित नहीं हुआ था। जब धीरे धीरे समय घटा तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं 2009 और 10 में आपको 113.7 मिलियन यहाँ देखने को मिलता है, परसेंटेज थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा। फिर आपको 123 देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए आपको काफ़ी अधिक यहाँ पे रोजगार जो है कहाँ देखने को मिलता है, सबसे अधिक रोजगार आपको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। परंतु कृषि उतना अपग्रेड क्षेत्र नहीं है, ना कि कृषि के ऊपर देखिए अभी वर्तमान में गवर्नमेंट भी कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जो कृषि से रिलेटेड जो अध्यादेश आए हैं, विधेयक आए हैं, तो किसानों के आंदोलन भी आपको वर्तमान में देखने को मिलते हैं। खास करके अगर देखें हरियाणा पंजाब तरफ अगर देखें उत्तर भारत में, तो वहाँ पे भी आपको ये आंदोलन, पूरे भारत में आज की डेट में देखें तो ये आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट की जो अध्यादेश है उसके विरोध में। अब देखो आगे होता क्या है इसके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये जो विभिन्न सेवाएं हैं उनमें आपको क्या क्या योगदान देखने को मिलता है, तो ये आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुल सेवाओं की बात करते हैं, यहाँ पे आपको टोटल सेवाएं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सेवाओं की राज्यवार तुलना। सेवाओं की राज्यवार तुलना यानी कि हम देखें तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो कंपैरिजन है सर्विस का, वो हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे हम CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा नए आधार वर्ष कौन सा 2011-12 के अनुसार कुछ आंकड़े यहाँ जारी किए गए। उससे स्पष्ट है कि सेवा क्षेत्र का जो 15 राज्य है, साथ में संघ राज्य यानी कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है, उनका काफ़ी अधिक यहाँ पे महत्व देखने को मिलता है। जो 15 राज्य है उन्हीं का यहाँ पे महत्व देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, और जिनका सकल मूल्य वर्धन में आधे से अधिक का योगदान देखने को मिलता है। बाकी की अगर बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 28 राज्य आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंतर्गत, और 8 आपको यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। तो आप देखिए 28 और 8 कितने होगा 36 में आपको ओनली 15 यहाँ पे आधे से अधिक का योगदान दे रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आपकी, देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी के जो राज्य है वो कम यहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं। और इन राज्यों में मुख्य सेवाओं की बात करें तो मुख्य सेवाएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे व्यापार हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। इसके उपरांत अगर देखें तो कुछ संपत्ति हम देख सकते हैं, रिहायशी मकान का स्वामित्व, कारोबार, सेवाएं, इनका स्थान यहाँ देखने को मिलता है। एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य सेवा क्षेत्र की जो जीवीए है उसमें हिस्सेदारी और जो वृद्धि है उसके संदर्भ में व्यापक अंतर पाया गया है। साथ में हम देखें तो जो 32 राज्य एवं संघ राज्य जो क्षेत्र है उनमें से जिनके लिए 2016-17 के आंकड़े उपलब्ध है, या फिर अभी करंट में मतलब जो एडिटिंग यानी कि अपडेट होते जा रहे हैं, तो अपडेटिंग जो वर्ष है उनके लिए आंकड़े यहाँ पे उपलब्ध है। सेवा जो है जीबीए में हिस्सेदारी के संदर्भ में अगर देखें तो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, उसके अलावा सिक्किम है, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो चंडीगढ़ का जो है 88 लगभग 89% यहाँ देखने को मिलता है हिस्सेदारी। दिल्ली में आपको 85% के आसपास हिस्सेदारी देखने को मिलता है, जो कि टॉप लेवल पर है चंडीगढ़ और दिल्ली। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम सबसे निचले पायदान पर देखने को मिलता है, यानी कि निम्न हिस्सेदारी के कारण वो सबसे निचले पायदान पर देखने को मिलता है। फिर यहाँ देखें हम, देखिए सेवा क्षेत्र में अगर देखें तो जीबीए वृद्धि के संदर्भ में तेलंगाना आप देख सकते हैं नीचे, जो मतलब दक्षिण भारत में अगर देखें, दक्षिण भारत में एक राज्य है तेलंगाना, उसकी 10.7% यहाँ पे हिस्सेदारी है, जो कि टॉप लेवल पर है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 3% पर निचले पायदान पर पाया जा रहा है। इसके अलावा आप इस डाटा को जो है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। सेवा क्षेत्र में FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हम इसे बोलें तो इंग्लिश में इसको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोला जाता है। और सेवा क्षेत्र में जो FDI है, FDI इक्विटी अंतर्बाह जो है भारत में होने वाले कुल FDI इक्विटी का जो 60% से अधिक पाया गया है। तो इसका कुछ डाटा यहाँ पे दिया गया है। जैसे सेवा क्षेत्र की अगर बात करें, बहुत सारी सेवाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे वित्त है, व्यवसाय है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, व्यापार है, दूरसंचार है, सूचना एवं प्रसारण है, होटल, पर्यटन, और बहुत सारी यहाँ पे सेवाएं आपके सामने नजर आ रही है, जिनका यहाँ पे देखिए अंतर्वाह जो है मिलियन अमेरिकी डॉलर में देखने को मिल रहा है 2016, 17, 18 और 18-19। तो आप इनको एक प्रकार से यहाँ देखेंगे, रटना नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे इसको निहारना है कि 1-2 बार आप देख लिए, आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो गई, ताकि आप कभी जब डाटा से संबंधित कुछ लिखो मेंस में तो आपको वहाँ पे भी आसानी से आपकी हेल्प करे। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति। तो ये है क्या, यहाँ देखिए 12 मई 2016 की बात करते हैं। तो 12 मई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत इस नीति के माध्यम से समस्त बौद्धिक संपदाओं के मध्य सहयोग संभव होगा तथा आवश्यक नियम भी तैयार यहाँ पे किए जाएंगे। इसी के अलावा यह नीति जो है ज्ञान विकास संगठन, ज्ञान और जो विकास संगठन है, शिक्षा संस्थान है तथा अन्य हितधारक है, उसमें रचनात्मक व नवाचार को प्रोत्साहित करेगी।
साथ ही देख सकते हैं हम 2018 यानी 10 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एफडीआई नीति, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति जो है उसमें संशोधन अनुमोदित किया गया। और इसी के अनुसार यहाँ पे एकल बॉन्ड खुदरा व्यापार हेतु स्वतः मार्ग के द्वारा 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। अब एफडीआई होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो इसको बोला क्या जाता है, जैसे कोई एक देश है, मान लीजिए हमारे भारत के अलावा कोई अन्य देश है, अन्य देश के द्वारा हमारे भारत में कोई कंपनी खोली जा रही है और कंपनी खोलने के लिए यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो यहाँ पे एफडीआई वही बात की जा रही है। तो 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। और एयर इंडिया में विदेशी जो एयरलाइंस है उसको 49% तक निवेश करने की अनुमति दी गई, यानी कि 49% यहाँ पर उसके शेयर रहेंगे, अन्य जो कंपनी जिसके द्वारा लगाई गई है, मतलब जिसके द्वारा पैसा लगाया गया है अन्य देश के द्वारा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की जो है उदारता की बात करें, उदारता आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ देखिए सकल मूल्य वृद्धि, जिसे हम जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसकी प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो सेवाएं जो है, सेवाओं सहित कुल व्यापार द्वारा प्रदर्शित जो अर्थव्यवस्था है इसकी पूर्ण उदारता वर्ष 2004 की बात करें, 2004-05 में 38.1% थी। और इसकी तुलना में वर्ष 2013 और 14 की बात करें, वर्ष 2013-14 में यहाँ पे 51% के आसपास या उससे ऊंची जो है उदारता प्रस्तुत की गई। सरकार ने एफडीआई नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन किया, जिससे क्या हुआ, यह सुनिश्चित किया जा सका कि भारत विदेशी निवेश का आकर्षक गंतव्य बना रहे। जैसे कि अगर बात करें एफआईपीबी, ठीक है, एफआईपीबी यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। दूसरा देख सकते हैं आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे बोला जाता है फुल फॉर्म। फिर एक होता है आईपीआर, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों की बात करें तो इन नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इनके फुल फॉर्म आप जो है या तो गूगल सर्च करके लिख सकते हैं या फिर आप एक बार और सुन लीजिए। एफआईपीबी का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, और आईबीबीआई का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये तीनों हमको इसकी नीति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा अप्रैल 2002 से यहाँ पे अप्रैल 2000 से अगर देखें, 2000 से सितंबर 2018 के दौरान भारत में वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के लिए 5 यहाँ पे शीर्ष देश रहे। कौन कौन से? मॉरिशस, सिंगापुर, ब्रिटेन, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, नीदरलैंड, ये सारे हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो ये देख सकते हैं आप अर्थव्यवस्था की उदारता के अंतर्गत प्रमुख सेवाओं का प्रदर्शन यहाँ देखें तो प्रमुख सेवा प्रदर्शन के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है। देखिए ये चीज़ तो हम जो है इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो है बाकी की चीज़ें देख लेंगे। देखिए हमने सेवा क्षेत्र के बारे में जाना, सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत वो देखा कौन कौन सी सेवा आपको देखने को मिलती है, क्या परसेंटेज यहाँ जो है सकल घरेलू उत्पाद में देखने को मिला। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा के निर्यात आयात में भारत का स्थान देखने को मिला। भारत में सेवा जो नियोजन है उसके बारे में देखें। फिर उसके बाद देखें तो देखिए यहाँ पर हमको जो है सेवा क्षेत्र में रोजगार के अंतर्गत चीज़ें हमने देखें, सेवाओं की राज्य के अनुसार तुलना देखें। इसके बाद अर्थव्यवस्था की उदारता देखें। तो ये हम इसके बाद देखेंगे प्रमुख सेवाओं का प्रदर्शन, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उत्तर लेखन ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसमें आपको उत्तर मतलब जो क्वेश्चन है अभी थोड़े दिन से यहाँ प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, परंतु अब जो है मैं कोशिश करूँगा प्रतिदिन के अनुसार उसमें क्वेश्चन प्रोवाइड करने की। तो आप आंसर राइटिंग करके अपनी मेंस की प्रैक्टिस आसानी से अच्छी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।